गढ़ व्यवस्था में जो हमारी परंपराएं होती थी उसको आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरण करते थे। तो अगर आने वाली पीढ़ियों में वो हस्तांतरण होती रही तो हम भी आज ये विचार कर लें कि हमारे पूर्वजों ने अगर इतने सारे चीज़ें आविष्कार किए, इतने सारे चीज़ें बनाए और वो लोग विकसित सभ्यता में रहते थे और विश्व में वो लोग सबसे विकसित सभ्यता में रहते थे, तो हम आज भी ऐसे समाज का निर्माण और ऐसे देश, ऐसे राष्ट्र का निर्माण हम कर सकते हैं। हमको ये आज ही से सोचना चालू कर देना चाहिए। और जैसे हमारे पूर्व वक्ता ने बताया कि हम सरकारों पे निर्भर रहते हैं, केंद्र सरकार पे, राज्य सरकार पे हम निर्भर रहते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ कि मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ तो मुझे कुछ कुछ चीज़ें मालूम है। आदिवासियों के लिए, आदिवासी क्षेत्र के लिए अलग से पैसा आता है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 275(1) के तहत में अलग पैसा आता है संचित निधि से, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, CFI। उसमें से पैसा आता है। राज्य सरकार TSP के रूप में अलग से पैसा देता है आदिवासी क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र के विस्तार के लिए। अभी धरती आबा योजना एक अलग चल रहा है, प्रधानमंत्री जनमन योजना चल रहा है। ये सारी योजनाएं जो हैं ये आदिवासी क्षेत्र में आदिवासियों के लिए, आदिवासियों के विकास के लिए ये पैसा, ये बजट दिया जाता है। लेकिन मेरा कुछ समय पहले एक हमारे ऑडिटर हैं, उनसे जब चर्चा हुआ तब ये चीज़ पता चला कि सरकारें बजट तो देती है, किसके लिए? हमारे लोगों के विकास के लिए, लेकिन हमारे लोगों का विकास नहीं हो रहा है। अभी क्या शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा कर दिया है कि 1 किलोमीटर के अंदर में एक स्कूल रहेगा, किया है ना? अभी बहुत सारे स्कूल को बंद किया है युक्ति युक्तकरण के तहत में, मालूम है ना? तो 1 किलोमीटर के दायरे में एक स्कूल रहेगा। जबकि हम देखते हैं फिनलैंड में ये जो भारत देश है ये विश्व का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। दूसरे नंबर का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश। और 22 से 24 नंबर पे फिनलैंड है, एक देश है। वहाँ हर 1 किलोमीटर के दायरे में 9 स्कूल हैं और वहाँ प्राइवेट या शासकीय नहीं है। उस देश में एक ही सिलेबस सभी को पढ़ाया जाता है और सारे स्कूल का कैंपस जो है इंटरनेशनल स्कूल के बराबर है। और वहाँ ऐसा नहीं है कि रईस परिवार का बच्चा अलग स्कूल में पढ़ेगा, गरीब परिवार का बच्चा अलग स्कूल में पढ़ेगा, ऐसा नहीं है। वहाँ सारे बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। जबकि हमारे यहाँ 1 किलोमीटर के दायरे में एक स्कूल और 1 किलोमीटर के दायरे में एक स्कूल है, वहाँ भी 2 टीचर हैं, 2 शिक्षक हैं पढ़ाने वाले। और उस स्कूल में, शासकीय स्कूल में केवल 2 कमरे हैं, एक स्टाफ रूम और 1ली से 5वीं तक के बच्चों को बैठने के लिए एक कमरा। अब बताइए कि शिक्षा का व्यवस्था कैसे सुधरेगा? जबकि छत्तीसगढ़ के जो मंत्री हैं OP चौधरी, उनका कहना है कि युक्ति युक्तकरण जो है शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लाया गया है। लेकिन उनकी इस व्यवस्था से क्या आप लोगों को क्या समझ में आता है कि शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगा? तो ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि हमारे लोगों को शिक्षा से वंचित किया जा सके, हमारे लोगों को शिक्षा से वंचित किया जा सके। दूसरी बात यह है कि जब हर 1 किलोमीटर के दायरे में एक स्कूल है और 1 किलोमीटर के दायरे में अगर ज़्यादा स्कूल रहा तो उसको बंद भी कर दिया गया है अभी युक्ति युक्तकरण के तहत। अगर
हमारे क्षेत्र में इतने सारे स्कूल हैं तो उसके बावजूद जो है एकलव्य आवासीय विद्यालय बनवाने का क्या ज़रूरत था? मैं उसी चीज़ को विचार कर रहा था कि एकलव्य आवासीय विद्यालय बनवाने का क्या ज़रूरत था, प्रयास स्कूल खोलने का क्या ज़रूरत है ज़रूरत क्या? और मैं एक राज्यपाल के रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि आर्टिकल 275(1) आदिवासी उपयोजना, इन सब का पैसा जो अरबों में रहता है वो पैसा जाता कहाँ है? जब राज्यपाल के रिपोर्ट में मैं पढ़ा तब समझ में आया कि आदिवासी क्षेत्र में नहीं, रायपुर में प्रयास स्कूल बना रहे हैं, आदिवासियों का पैसा वहां खर्च हो रहा है। रायपुर में यदि प्रयास का स्कूल बन रहा है तो आदिवासियों का पैसा वहां खर्च हो रहा है। दिल्ली में छात्रावास बन रहा है तो आदिवासियों का पैसा वहां खर्च हो रहा है। यहां शिक्षा का व्यवस्था मजबूत नहीं किया जा रहा है, लेकिन यहां का पैसा को वहां डाला जा रहा है। एकलव्य आवासीय विद्यालय बन रहा है तो आदिवासियों का जो पैसा है वो उसमें खर्च हो रहा है। यहां अगर रोड बन रहा है तो आदिवासियों का पैसा उसमें खर्च हो रहा है, जबकि हमारे लोगों के विकास के लिए वो पैसा खर्च होना चाहिए। तो उस पैसे से बिल्डिंग बनवाया जा रहा है, उस पैसे से रोड बनवाया जा रहा है, और रोड बनाने के लिए हमारे लोगों की ज़मीनें ली जा रही है और हमारा जल जंगल ज़मीन काटा जा रहा है। हो रहा है ना? तो इस तरह से हमारे विकास के लिए जो बजट आना चाहिए उस बजट को इस तरीके से खर्च किया जा रहा है। जब वो रिपोर्ट को मैं पढ़ा तो बड़ा ताज्जुब हुआ। उसके बाद मैं वो जो हमारे ऑडिटर हैं उनसे जब मैं मिला तो उनसे जब हमने आपस में बात किया तो मैं बोला कि आदिवासियों का जो पैसा है, जबकि जल जंगल ज़मीन और अनुसूची 5 के क्षेत्र का जो मालिक है वो आदिवासी, अगर अनुसूची 5 के क्षेत्र का अगर मालिक आदिवासी है तो उसके पास तो कोई अधिकार ही नहीं है। अरे भाई, हमारे पास अगर आप हमारे लिए अगर बजट दे रहे हैं, हमारे विकास के लिए दे रहे हैं, तो उसका कार्य योजना बनाने का अधिकार हमारे पास होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप बजट दे दीजिए, हमारे लोगों का विकास कैसे होगा वो हम न तय करेंगे, आप कैसे तय करेंगे? तो वो रायपुर में तय हो रहा है कि आदिवासियों का विकास कैसे होगा। प्रयास स्कूल बना दिए, आदिवासियों का विकास हो गया। एकलव्य स्कूल बना दिए, आदिवासियों का विकास हो गया। क्या एकलव्य और प्रयास में क्या इंटरनेशनल सिलेबस पढ़ाया जाता है क्या? एकलव्य आवासीय विद्यालय का कोई बच्चा कलेक्टर बन गया ऐसा तो मैं सुना नहीं। प्रयास स्कूल का बच्चा एक आदिवासी, वो भी वहां से पढ़ लिख के निकला और कलेक्टर बन गया, ऐसा भी नहीं सुना हूं मैं। तो फिर इन सारे स्कूल खोलने और उसमें हमारा जो आदिवासियों के विकास का पैसा को लगाने, मतलब बर्बाद करने का क्या तुक है? अगर इन सारे चीज़ों के बारे में विश्लेषण किया जाए, देखा जाए, तो यही पता चलता है कि ये सारा पैसा जो है अगर आदिवासियों को दिया जाए तो आदिवासी लोग विकसित हो जाएंगे। आदिवासी लोग विकसित हो जाएंगे। अगर ये सारा पैसा दिया जाए तो 1 किलोमीटर के दायरे में जो स्कूल है ना, वहाँ शिक्षक भी खुद ही रख लेंगे, भर्ती कर लेंगे। अगर वो बजट दिया जाए तो स्कूल का भवन को जो है ना, आज 2 कमरे का जो स्कूल बिल्डिंग है उसको इंटरनेशनल स्कूल बिल्डिंग की तरह बना देंगे। इसीलिए आदिवासियों को वो बजट को नहीं दिया जाता। मैं कई बार मांग किया हूँ कि वो बजट पे जो है ना पूरा अधिकार इस क्षेत्र के आदिवासियों को दिया जाए, क्योंकि आदिवासियों का विकास कैसे होगा वो एक आदिवासी ही तय कर सकता है ना, कि सरकार में बैठे नुमाइंदे तय करेंगे? नहीं करेंगे। तो इस तरह से वो वहाँ से तय हो रहा है, यहाँ तय नहीं हो रहा है। इसीलिए हमको पता नहीं चलता है कि आखिरकार इतना सारा बजट आता है
आदिवासियों के लिए इतना सारा जो है बजट एलोकेट किया जाता है केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से, लेकिन वो पैसा जा कहाँ रहा है। और कई बार ऐसा होता है कि बजट तो आता है उधर से, उस योजना में डाल भी दिया गया पैसा, हेलो, उस योजना में पैसा डाल भी दिया गया, लेकिन उसके बाद निकाल लिया जाता है। पूर्व में जनजाति आयोग के जो छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष रहे, जब उनसे चर्चा हो रहा था तो मैं बोला कि इतना सारा पैसा आता है, जाता कहाँ है? तो बोले मेरे पास आरटीआई का रिपोर्ट है कि आदिवासियों का 483 करोड़ रुपया एक ही दिन में महतारी वंदन में डाल दिया गया, आदिवासियों के विकास का पैसा। इस तरह से हमारा जो बजट का पैसा है उसका वारा न्यारा किया जा रहा है, और वो वारा न्यारा कहाँ से हो रहा है? वो रायपुर से और केंद्र सरकार में बैठे जो लोग हैं, वो लोग हमारे विकास का पैसा को इधर उधर करके ख़त्म कर रहे हैं, जबकि हम मालिक हैं। तो उसका जो प्लानिंग करने का जो अधिकार है कि उस पैसे को खर्च किया जाए और कैसे किया जाए, उसका अधिकार हमारे लोगों को होना चाहिए। जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता ने कहा कि आज हमारा जो क्षेत्र है, जैसे हमने सरपंच चुन लिया, अब वो सरकार के ऊपर डिपेंड है कि उधर से जब बजट आएगा तो हम ये काम करेंगे। अगर हमारे लिए बजट का प्रावधान है तो उसको देना चाहिए। और पहले जो गढ़ व्यवस्था था, गढ़ व्यवस्था के तहत ही रूढ़ी व्यवस्था आज भी चल रहा है। आज हम लोग पेशा की भी बात करते हैं, और पेशा की बात हम इसलिए करते हैं, हालांकि हमको मालूम है कि पेशा जो है ये पंचायत राज अधिनियम जो एक सामान्य क्षेत्र के लिए जो है बना हुआ है, पंचायत राज अधिनियम सामान्य क्षेत्र के लिए बना हुआ है, वो आदिवासी क्षेत्र में लागू नहीं हो सकता है। और इसको लागू करने के लिए इन्होंने पेशा बनाया। जैसे उसमें एक लाइन लिखा हुआ है कि जो पंचायत राज अधिनियम है वो अनुसूचित क्षेत्र में लागू नहीं होगा। अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्र में ये कानून लागू नहीं होगा, लेकिन कुछ विशेष उपांतरणों के अधीन ये लागू हो सकता है। उसी उपांतरण और उपबंधन जो उपबंध है उसको लागू करने के लिए ये पेशा जो उपबंध है और उपांतरण जिसको हम बोल सकते हैं, उसको बनाया गया है ताकि पंचायत राज अधिनियम को अनुसूचित क्षेत्र में लागू किया जा सके। और अगर इन्होंने कानून बनाया है तो मैं तो देखता हूं कि आज भी लागू नहीं है। अभी जब हमारा जिला पंचायत का सामान्य सभा का बैठक हुआ था तो मेरा एक सवाल था कि आपने पेशा बनाया, लेकिन पेशा को लागू क्यों नहीं किया? इसको तत्काल लागू करिए। और अगर आप पेशा को लागू नहीं कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, तो फिर पंचायत राज अधिनियम तो वॉइड है, मतलब यहाँ लागू ही नहीं होता है। अगर पेशा लागू नहीं होगा तो पंचायत राज अधिनियम लागू हो ही नहीं सकता। और जो रूढ़ी प्रथा की बात है, हम अपने रूढ़ी व्यवस्थाओं से संचालित होते हैं। हमारा एक अलग व्यवस्था है जिसको कस्टमरी लॉ बोलते हैं। जैसे इस्लाम में देखते हैं, उनके ऊपर भारत का संविधान लागू होता ही है, मुसलमानों के ऊपर भी, लेकिन उनका कुछ व्यक्तिगत जो है ना सामाजिक कानून है जो शरीयत वगैरह के नाम से जानते हैं, उसको भी बराबर का मान्यता प्राप्त है। ठीक उसी प्रकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 13(3) का में रूढ़ी प्रथा का जिक्र है और वो हमारा मौलिक अधिकार है, लेकिन आज वो व्यवहार में नहीं है।
जिसको इंग्लिश में कस्टमरी लॉ बोलते हैं। मैंने एक आईएएस का जो तैयारी करते हैं, कलेक्टर बनने के लिए लोग जो तैयारी करते हैं तो एक किताब पढ़ते हैं इंडियन पॉलिटी, और उसको लिखा है लेखक जो है एम लक्ष्मीकांत। उस किताब में लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 13 का जो रूढ़ी प्रथा है वो भारत के कई क्षेत्रों में आदिवासी लोग अपने रूढ़ी व प्रथा का इस्तेमाल करते हैं। और मौलिक अधिकार में एक और चीज़ था जिसको हटा दिया गया, जो संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। और लेकिन उस किताब में यह भी लिखा हुआ है कि संपत्ति का अधिकार को भी आदिवासी लोग अपने रूढ़ी व प्रथा के अनुसार उसका इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे जगह पे आदिवासी क्षेत्र में। और उसमें एक चीज़ और लिखा हुआ है, मौलिक अधिकार एक चीज़ ये है कि जैसे हमको इस देश में कहीं भी रहना है, घूमना है ना, तो ये मौलिक अधिकार है, ये भारत के हर नागरिक को मिला हुआ है। वो इस देश में कहीं भी रह सकता है, कहीं भी घूम सकता है, कहीं भी ज़मीन खरीद सकता है ना ऐसा। लेकिन उस किताब में ये भी लिखा हुआ है कि आदिवासी क्षेत्र में ये कानून वर्जित है। उसमें कई ठो कारण है, और कारण ये है कि आदिवासी क्षेत्र में क्यों वर्जित है। इसलिए वर्जित है ताकि आदिवासी क्षेत्र में अगर कोई बाहरी व्यक्ति आता है, वहाँ रहता है, घूमता है, ज़मीन खरीदता है, तो आदिवासियों का जो सभ्यता संस्कृति है उस पे बाहरी लोगों का गलत प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए आदिवासी क्षेत्र में वो वर्जित है। लेकिन क्या आज ये सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाई दे रही है कि ये कानून लागू है? नहीं है ना। और ये इसलिए नहीं है क्योंकि आज तक हमारे लोगों को ये चीज़ का जानकारी नहीं है, कानून के बारे में जानकारी नहीं। कानून में हमको क्या अधिकार मिले, भारत के संविधान में हमारे लोगों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं, ये हमारे लोगों को ही नहीं पता है। आज हमारे लोगों को जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे लड़वाया जा रहा है। अगर हमारे पास आज भी समस्या है तो जिसके पास समस्या है क्या वो आज़ाद है? भारत के संविधान के पहले पेज में ही लिखा हुआ है आर्थिक सामाजिक न्याय। लेकिन इसी देश में एक व्यक्ति के पास इस देश का 80% संपत्ति है, तो क्या ये आर्थिक न्याय हुआ? हुआ क्या? अगर एक ही आदमी के पास इस देश का 80% संपत्ति है तो आर्थिक न्याय हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि इस देश के 80% जनसंख्या का हिस्सेदारी वो इंसान अकेले खा रहा है, तो ये कहीं से न्यायप्रिय नहीं है। भारत देश को अभी ये कहा जा रहा है कि भारत देश जो है इस विश्व का दूसरा सबसे बड़ा, तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश है। अमेरिका, चाइना के बाद भारत, पहले जापान था तीसरे नंबर पे, अभी भारत है। वहाँ अमेरिका में एक आदमी 84,000 US डॉलर प्रति व्यक्ति कमाता है, और जापान में और चीन में लगभग 14,000 US डॉलर प्रति व्यक्ति कमाता है। हमारे देश का जो हिसाब किताब है वो 2,000 US डॉलर प्रति व्यक्ति का आय है, ऐसा सरकार रिपोर्ट देता है। किसको देता है? वैश्विक मंच पे देता है कि हमारे देश में 2,000 US डॉलर, $1 का 80 रुपया है ना, हाँ
85 रुपये। तो सोच लीजिए 2000 US डॉलर कितना हो जाएगा साहब? 1,50,000। मतलब 1,85,000 रुपया हमारे देश के एक व्यक्ति का आय है। 1,70,000 रुपया हमारे देश में एक जने का इनकम है, वो भी प्रति व्यक्ति पर महीना। ठीक, आपका है क्या 1,70,000? आप लोगों में से किसी का नहीं है ना? अगर नहीं है तो फिर जो रिपोर्ट ये दे रहा है इसका मतलब सही दे रहा है, लेकिन हमारा जो 1,70,000 है वो पैसा कहाँ गया? कहीं ना कहीं तो जा रहा है। तो इस देश में जिसके पास 80% पैसा एक ही आदमी के पास है तो उसी के पास जा रहा है। तो अगर 2000 US डॉलर प्रति व्यक्ति आय है और इस देश में गरीबों की संख्या बढ़ रही है और इधर अमीरों की संख्या बढ़ रही है और बीच में बहुत बड़ा खाई बन रहा है, हो रहा है ना? अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और ये जो विभाजन है अमीरी और गरीबी का, यही विभाजन आगे जा करके और बहुत सारे विभाजन का कारण बन सकता है। तो इसीलिए आज मैं ये कहता हूँ कि इस देश का जो अर्थव्यवस्था है वो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है, लेकिन इस देश में हमारे लोगों का विकास नहीं हो रहा है। इस देश में केवल चंद उद्योगपतियों का, अदानी और अंबानी जैसे लोगों का विकास हो रहा है। उन्हीं का हो रहा है ना, अदानी और अंबानी का ही हो रहा है। तो इस देश में अदानी और अंबानी का ही विकास हो रहा है। जैसा कि आप लोगों को बताया गया है कि चीन जो है हमारे देश आज़ाद हुआ उसके बाद में आज़ाद हुआ, लेकिन वहाँ सड़क बनाने के लिए जंगलों को नहीं काटा जाता है, या तो जमीन के नीचे टनल खोद के बना देते हैं सड़क, या फिर जंगल को बचाने के लिए वो लोग बड़े बड़े ब्रिज बनाते हैं। क्यों साहब? बड़े बड़े ब्रिज बनाते हैं और ऊपर से रोड लेके जाते हैं। और हमारे यहाँ जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है सस्ते दाम में। लोग बोलते हैं कि आजकल जातिवाद खत्म हो गया है। मैं तो नहीं देखता हूँ खत्म हुआ। कोई ये बोलता है, सुने होंगे कि आदिवासियों का ज़मीन का रेट सस्ता होता है, जनरल ज़मीन का रेट महंगा होता है। सुने हैं ना? हर कोई सुना होगा। सुने हैं कि नहीं सुने आप लोग? तो वही मिट्टी, वही पत्थर, वही बालू, सब तो वही है, उस ज़मीन में वही ना है। लेकिन आदिवासी ज़मीन का रेट कम और जनरल ज़मीन का महंगा, ऐसा क्यों है? तो हमको तो उधर भी जातिवाद दिखता है, दिखता है ना? तो जातिवाद वहाँ भी है भाई, सारा चीज़ तो वही है। अगर अनाज लगाएंगे तो पैदावार भी उतना ही होगा, तो फिर उस ज़मीन का वैल्यू इतना कम क्यों है? और अगर वैल्यू कम है तो फिर सरकार उसी रेट में तय करता है, और सरकार का रेट अलग ही रहता है, 2000 रुपये डिसमिल होता है ना। तो लोग बोलते हैं कि नहीं, भारत देश आगे बढ़ गया है, जातिवाद खत्म हो गया है, लेकिन जातिवाद खत्म नहीं हुआ है। आज हमारा जल जंगल ज़मीन छीना जा रहा है। हमारे लोग, बहुत सारे लोग सस्ते दामों में अपना ज़मीन दे रहे हैं और बहुत सारे लोग उसको बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन व्यवस्था आज दुश्मनों का है, इसीलिए हम उसमें कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे, अपने दिमाग में ये चीज़ बैठा लेंगे कि हम किनके वंशज हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में रहने वाले लोगों के वंशज हैं,
हमारे लोगों ने विश्व के लोगों को जीना सिखाया, हमारे लोगों ने विश्व की सभ्यता को जीना सिखाया, हमारे लोगों ने स्मार्ट सिटी सिखाया, शौचालय सिखाया, ईंटा बनाने के लिए सिखाया, जहाज बनाने के लिए सिखाया, पक्की सड़क बनाने के लिए सिखाया। अगर ये चीज़ को जिस दिन हम लोग समझ जाएंगे, उस दिन हमारे अंदर भी ये क्षमता पैदा हो जाएगा कि हम भी राजपाट चला सकते हैं। होगा कि नहीं होगा? लेकिन पहले इन सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा। राजा पहले ही पैदा हो जाता है, राजपाट भले बाद में आता है। जिस दिन हमारे लोग अगर राजपाट वाला सोच को यहाँ दिमाग में डाल लिए ना, बस दिमाग में सोच पैदा करने की ज़रूरत है, उसके बाद राजपाट अपने आप आ जाएगा। लेकिन पहले हमारे लोगों को सोच विकसित करना पड़ेगा, करना पड़ेगा ना। तो आप लोग ये समझ लीजिए और आज ही से ये विचार कर लीजिए कि हम उनके वंशज हैं, हम बिरसा मुंडा के वंशज हैं, सिद्धू कान्हू के वंशज हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में रहने वाले लोगों के वंशज हैं। और हम जो है हथियार चलाना भी जानते हैं, कलम चलाना भी जानते हैं, हथियार चलाना भी जानते हैं। हमारे पूर्वज हथियार चलाए, है कि नहीं है? चलाए ना। तो इसीलिए हम इस सोच को डेवलप करेंगे, हम इस सोच को विकसित करेंगे कि हमारे पूर्वज कौन थे, इस चीज़ को समझेंगे और उस आधार पे हम अपना सोच को विकसित करेंगे। और ये विकसित होने के बाद जो है सत्ता में परिवर्तन होना चालू हो जाएगा। दूसरी चीज़, जब हम सामाजिक काम करते हैं, मैं जिला पंचायत सदस्य बाद में हूँ, पहले एक सामाजिक कार्य करता हूँ, मैं समाज सेवक हूँ। तो जब हम सामाजिक काम करते हैं और परिवर्तन नहीं आता है तो हमको लगता है कि परिवर्तन नहीं आ रहा है, ऐसा लगता है ना। लेकिन हम अगर इसको मिशन बना करके काम करते हैं और इस मिशन बना करके अगर हम काम करेंगे और इसको हम पूरी तरीके से प्रचार प्रसार करेंगे तो विचार तेजी से फैलेगा, और जितना तेजी से विचार फैलेगा उतना तेजी से परिवर्तन भी होगा। मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, समय लगभग हो ही गया है, तो मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। आप सभी ने मुझे सुना बहुत ध्यान से, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय जोहार, जय मूल निवासी। संचालक महोदय को भी समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय मूल निवासी।